दो परिस्थितियां हैं जयशंकर जी, इन परिस्थितियों में देश की सियासत पर जरा अपनी चर्चा रखिए। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आ पा रही हैं अभी तक। तो एक तो अगर त्यागपत्र देना था अरविंद को, तो जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय क्यों नहीं दे दिया था, एक सवाल था। दूसरा यह है कि आज घोषणा कर रहे हैं 2 दिन बाद त्यागपत्र देने की, इसका भी समझ में नहीं आ रहा है। 17 सितंबर का हो सकता है। उनका बयान, ये सवाल मैं पूछा था कि आखिर पहले क्यों नहीं, जब इंटरव्यू लिया था तो पहले क्यों नहीं। तो मनीष सिसोदिया का भी कहना था, और जब अरविंद केजरीवाल 21 दिनों के लिए बाहर निकल के आए थे तो उनका भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा कि अगर हम इंटरव्यू दे देते, जैसे मनीष सिसोदिया ने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन अगर इस्तीफा दे देते तो वही स्थिति होती कि यहाँ ममता बनर्जी का भी इस्तीफा होता, यहाँ सिद्धारमैया का भी इस्तीफा होता, क्योंकि ये जांच एजेंसियों को पीछे लगाकर जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं सबको गिरा देते। और ये उनकी दलील है, चूंकि ये बात है अपने ही चैनल से चर्चा में, अपने ही चैनल को इंटरव्यू में इन्हीं नेताओं ने कहा है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन फिर अब इस्तीफा देने की बात फिर क्यों आ रही है, ये एक सोचने वाली बात है। 2 दिन बाद करें, हो सकता है मोदी का जन्मदिन है, शायद उसका कारण हो सकता है उनको टीच करने के लिए। लेकिन सीधी सी बात यह देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी रूल कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार भले ही अरविंद केजरीवाल की हो, आम आदमी पार्टी की हो, नगर निगम पे भले ही आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, लेकिन उनके काम तो कुछ हो नहीं रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर के जितना भी कुछ भी हो रहा है, विकास का काम भी हो रहा है, सब राजभवन से सारा कुछ डील हो रहा है। राजभवन अगर नहीं चाहता है तो कोई भी काम होता नहीं है, कोई भी अपॉइंटमेंट, बहुत सारे अकादमियां, बहुत सारे बोर्ड सब भर जहां पे खाली पड़े हुए हैं, वो लोग कोई नाम भेजते हैं, पता लगा गवर्नर ने किसी आरएसएस के आदमी का नाम उसमें रख दिया, इसलिए ये लोग अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं, मतलब कोई नाम भेजते ही नहीं है। तो ये हालत तो ये हो गई है कि प्रॉक्सी रूल तो बीजेपी कर रही है। दूसरा एक मैसेज चला गया है आम आदमी के बीच में, सारे देश भर में चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनके खिलाफ मुकदमे करती है, उनको जेल में रखती है, उनके मामलों की सुनवाई नहीं होती है और जेल में बंद रखते हैं लोग। ये बात सबके समझ में आ गई है, दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ गई है। तो इस मामले में तो जाहिर सी बात है। और अभी तक मतलब आप सोचिए कि चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल हैं, एक भी ठोस सबूत अभी तक सीबीआई या ईडी अदालत में पेश नहीं कर सकी है। बहुत सारे मामलों में तो पूरी तरह से चार्जशीट भी नहीं पेश कर सकी है। तो ऐसे तो आप सालों साल चलाते रहिए जेल में बंद करके। तो एक तो ये बात हो सकती है। तो एक तो समझने वाली बात है कि 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, वो देने की घोषणा कर रहे हैं। 2 दिन आपने देखा होगा कि जब वो घोषणा कर रहे थे तो जितना वहां क्राउड जमा था, भीड़ जमा थी, वो सब ना 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 लोग कर रहे थे कि नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाएगा उनके ऊपर कि अपने फैसले को टालें वो। लेकिन जो राजनीतिक चाल वाली बात है, जिसको हमारे मित्र लोग मिसाइल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो राजनीतिक चाल तो है कि जो बीजेपी के लोग लगातार त्यागपत्र मांग रहे थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी मांग रहे थे, तो केजरीवाल ने कहा कि भाई ठीक है, लो इस्तीफा दे रहा हूं मैं। और प्रशांत से भी सहमत हूं, अभी राहुल भी कर रहे थे, अमलेंदु कर रहे थे सारी, कि नया जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब वो सारा ठीक रहा उसके ऊपर जाएगा। अच्छा, ये भी साफ कर दिया मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा ना कि जो हमारे ऊपर आरोप है वही आरोप उनके ऊपर भी है। तो मैं भी नहीं बनूंगा, मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे, उनकी तरफ से भी बोल दिया है। यानी अब इसमें से कोई और बनेगा, जो भी अगर बनना होगा तो, या फिर विधानसभा भंग करने की बात हो तो जाहिर सी बात है कि वहां उपराज्यपाल बैठा हुआ है, वो अपना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके ये कर देगा। तीसरी बात यह है राजीव जी कि देखिए, विकास के काम तो ठप पड़े हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी बातों से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक पाखंड उभर करके आया ना, जो कहते थे हम बड़ी गाड़ी में नहीं चलेंगे, बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, ये सब सुविधाएं नहीं लेंगे, वो सारे काम वो करते गए, उसमें तो कहीं कोई कोताही वाली बात नहीं हुई। सड़कों का हाल जितना बुरा आज दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है,
मध्य प्रदेश में भी है, बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन दिल्ली में भी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर भी है। जल भराव की समस्या हर साल होती है। आपने क्या इंतजाम किया? अब तो एमसीडी भी आप ही के पास है, तो आपको तो कुछ करना चाहिए था। उस फ्रंट पे पूरी तरह से फेल्योर रहा है, ये सरकार का फेल्योर रहा है, इसमें दो राय नहीं। तो जनता में एक असंतोष तो रहा ही है। फिर जितने भी सेकुलरिज्म के सवाल आए, जितने भी अकलियत से जुड़े सवाल आए, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सेकुलरिज्म के पक्ष में खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। ये इसको लेकर के भी उनके प्रति एक नाराजगी, एक बड़े तबके में बड़ी भारी नाराजगी है। और माना जाता है कि उनका जो जनाधार है वो खास तौर से आरएसएस के लोगों के बीच में है, जो विधानसभा में तो उनको चुन लेता है, लोकसभा के चुनाव में वो बीजेपी के साथ चला जाता है। आज तक उनका उन्होंने पोलिटिकलाइजेशन नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। अब सिर्फ गवर्नेंस और इसकी बातें करते हैं। तो इस सब की समस्याएं तो उनके सामने भी घुमड़ रही हैं। अब वो इस्तीफे के बाद क्या बनता है, क्या नहीं बनता, इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, 2 दिन के बाद देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन यह है कि भाजपा के लोग परेशानी में तो हैं, परेशान तो हैं, क्योंकि आज तक उनके पास जो सूखा पड़ा हुआ है, कितना गवर्नर से कितना काम कराएंगे, वो बात नहीं बन पा रही है। अब रहा सवाल हरियाणा का। हरियाणा में जैसे अभी राहुल भी कह रहे थे कि एक है सोच थी, ये डेवलप हो रही थी कि साहब चंद्रचूड़ और पीएम की जो मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोग को पहले से मालूम था कि ये जमानत मिलने वाली है, ये बात तो सही थी। लेकिन ये जरूर था कि हाँ, अगर जमानत मिलती तो फिर सीबीआई और कोई भी केस कर सकती थी, जो उसने नहीं किया, समय रहते नहीं कर सकी वो। लेकिन हरियाणा के चुनाव में साफ साफ क्रिस्टल क्लियर होकर के दिखाई दे रहा है कि इसमें सब लोग इरेलीवेंट हो गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, और कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं मैं, कि न सिर्फ जाट किसान बल्कि हरियाणा का जो ओबीसी समुदाय है या जो दलित समाज है, उसको लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ही आ सकती है और वही हमारे लिए कुछ कर सकती है, बाकी कोई किसी का बुद्धि का कोई काम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अगर वहां लड़ेंगे भी, तो जो भी केजरीवाल की जो अपील है खासतौर से कुछ वैश्य समुदाय के बीच में होगी या थोड़ा सा और लोगों के बीच में होगी, तो बीजेपी का वो नुकसान करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी फायदे की बात तो नहीं होगी। दूसरी बात ये जो हो रही है कि साहब केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लो। महाराष्ट्र के साथ लोग कह रहे हैं कि भैया हरियाणा के साथ ही करा लेते, क्योंकि पिछली बार तो हरियाणा और महाराष्ट्र एक साथ ही चुनाव हुआ था। तो चुनाव आयोग तो वही काम करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी सोच से मुफीद साबित होगा। और सोच कई बार गलत साबित हो जाती है, सोचते कुछ और है लेकिन नतीजे कुछ और आते हैं। अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो बातें खुल करके आ रही है सामने, कि महाराष्ट्र में चाहे आप जब भी चुनाव कर लें, भाजपा वहां कुछ करने वाली नहीं है। सरकार तो बनेगी उन्हीं की, कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की, मतलब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो लगभग तय दिखाई दे रहा है। आप चुनाव अभी कराइए तो, चाहे बाद में कराइए तो। लेकिन राहुल ने एकदम सही कहा कि प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, किसके लिए कहते हैं, किससे कहते हैं? भाई जो चुनाव आयोग 2 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, और वो देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लेगा? आप लोकसभा का चुनाव अभी जून में कराया आपने, उसी के साथ चाहते तो इन 4 राज्यों का भी चुनाव करा सकते थे। दिल्ली को भी जोड़ लेते तो 5 राज्यों का हो जाता। तो आप देखते कि कितने राज्यों में एक साथ हो जाता चुनाव। लेकिन वो नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक ढोल पीटते हैं कि साहब जो चर्चा का विषय बनते रहे उसके ऊपर चर्चा कराते रहे, लेकिन आपकी उसमें ईमानदारी नहीं है, उसके सोच के प्रति आप ईमानदार नहीं है। अब रह गया सवाल रवनीत सिंह बिट्टू जी का। देखिए, जितने पलटीमार लोग हैं, हम इनको पलटीमार ही कहते हैं, जितने भी भाजपा के पास अपना तो कोई प्रवक्ता 1-2 रह गया, उसके अलावा तो कोई प्रवक्ता नहीं है। जितने प्रवक्ता हैं सब के सब पलटीमार हैं, कहीं अधिकतर कांग्रेस से और एक आध कोई जनता दल यू या कहां से जो आके रखे हुए हैं। अब उनकी मजबूरी है कि उनको अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो मोदी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा के आला कमान को खुश कर सके। उसी हिसाब से रवनीत सिंह बिट्टू बोल रहे हैं। अब रवनीत सिंह बिट्टू का हाल यह है कि चूंकि एक बार चुनाव जो था लोकसभा का, मनीष तिवारी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे, तबीयत खराब थी या जो भी कारण रहा हो, तो उसमें जैसे होता है बिल्ली के भाग से शिखर टूट गया, तो रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव में टिकट मिल गया, रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव जीत करके आ गए। अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े अलगाववादी, सबसे बड़े आतंकवादी हैं। भाई नहीं, वो चुनाव हार गए,
वो चुनाव मैंने मालूम है हार गए। मुझको। जी मैं वही कह रहा हूँ राजीव जी जी कि 6 महीना साल भर पहले उनको नहीं मालूम था, जब वो दरबार में घुसते थे राहुल गांधी के आगे पीछे, उन चप्पल उठाने तक की हैसियत में रह जाते थे, तब उनको नहीं मालूम था कि राहुल गांधी जो है वो क्या है, आतंकवादी है कि अलगाववादी है, क्या है। लेकिन अब जब बीजेपी में चले गए, वो चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार गए, चुनाव हार गए। अब उसके बाद अब उनके चूंकि मंत्री बना दिया, राज्यसभा में ला करके मंत्री बना दिया, तो कायदे से तो शर्मिंदा होना चाहिए, अपने आप पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे बाबा की हत्या की, हमारे दादा की हत्या आतंकवादियों ने की थी और उस कांग्रेस ने हमको सहारा दिया, हमारे परिवार को सहारा दिया था। अब उसके खिलाफ आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए, बीजेपी में अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के बारे में कुछ उलझुल बातें जरूर करनी चाहिए। अब अगर कोई कांग्रेस में कोई है खुददार इस टाइप का आदमी, तो उस पर मुकदमा कर सकता है, केंद्रीय मंत्री पर मुकदमा करो कि भाई साबित करो कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, कौन कैसे आतंकवादी है, यही बता दो तुम। लेकिन मुश्किल है कि कांग्रेस में इस तरह का काम कोई करता ही नहीं है, लोग उस तरह से करते नहीं है। तो ये हालत हो गई है। आज देखिए, जैसे आपने एक महिला का नाम लिया ना, प्रवक्ता का, वो उसका काम भी यही है, दिन रात मतलब अल्ल बल जरूर जितने भी हमने बल्कि अपने एक्स पर कुछ लिखा था उनके बारे में, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। तो लेकिन दूसरे लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं लोग, ठीक है, वो सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, चाहे किसी के भी बारे में हो, तो आपको अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, उसकी हमको परवाह भी नहीं रहती है, चिंता भी नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें राजीव जी, तो भाजपा की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, भाजपा की परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ तो उसके अपने लोग बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा में जैसे आपने कहा ना कि अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री के दावा ठोक रहे हैं, वही अकेले नहीं ठोक रहे हैं। इधर वो राव इंद्रजीत सिंह का आज दावा आ गया, वो कह रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं राव इंद्रजीत सिंह, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कि नहीं अब तो हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारा इतना दक्षिण हरियाणा में ही बीजेपी को सारी सीटें ज्यादा से ज्यादा मिली थी, तो अब हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस तरह के दावेदार तो बहुत सारे, अभी मतलब चुनाव हुआ नहीं, बहुमत आया नहीं। हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि 15 सीटें 20 सीटें, पता नहीं 15 सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बार तो चौधरी देवीलाल जब थे तो उन्होंने कहा कि भाई 4 सीटें तो कम से कम दे देना हमारे विरोधियों को, ताकि जो अर्थी लेकर जाएंगे तो उसमें ढोने के काम आएगा। तो इस बार भाजपा किस हालत में कहां पहुंचेगी, क्योंकि हरियाणा से जो भी आवाजें निकल करके आ रही हैं वो यही बता रही है कि भाजपा को इस बार माफ भी नहीं मिल सकती है। दोबारा चांस की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने जुल्म सितम ढाए हैं किसानों के ऊपर, पहलवान बेटियों के ऊपर या नौजवानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठियां चलवाई हैं, पिटवाया है, सब कुछ किया है, दिल्ली आने से रोका है, इन सब का बदला इस बार लोग ईवीएम की मशीनों में बटन दबा करके करेंगे। अब वो ईवीएम की मशीनें क्या उगलती हैं निगलती हैं, ये देखने वाली बात हो सकती है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग अभी भी सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी है हमारी सरकार का, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी का। ये बात सही है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल।